आज हम डेटा माइनिंग विद मशीन लर्निंग टूल वेका को डिस्कस करेंगे। तो ये वेका का एक क्रैश कोर्स होगा। डेटा माइनिंग का क्रैश कोर्स हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि डेटा माइनिंग एक बहुत ही वास्ट फील्ड है। बट डेटा माइनिंग हम वेका से किस तरह से करते हैं वो हम एक वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी एसेंशियल पार्ट हैं वेका के वो डिस्कस किए जाएंगे। इसके अलावा भी अगर कुछ रह जाता है तो उसको कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। कोर्स की आउटलाइन है वेका इंट्रोडक्शन, वेका डेटा फाइल्स, प्री प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग, एसोसिएशन रूल माइनिंग, एट्रीब्यूट सिलेक्ट एंड विजुलाइजेशन। ये सारी चीज़ें हम वेका में किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले वेका है क्या और किस टेक्नोलॉजी में ये डेवलप है उसको हमें समझना ज़रूरी है। तो वेका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि जावा लैंग्वेज में डेवलप किया गया है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि इसका सोर्स कोड हमें मिल सकता है और हम उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा, इसके लिए हमें किसी भी तरीके का पेमेंट नहीं करना है। ये फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है। यह यूनिवर्सिटी ऑफ वेकाटो न्यूजीलैंड में डेवलप किया गया है। इसका नाम वेका है तो वेका स्टैंड्स फॉर वेकाटो एनवायरनमेंट फॉर नॉलेज एनालिसिस। W for Vekato, E for Environment, K for Knowledge and A for Analysis। यहाँ पर 49 डेटा प्रोसेसिंग टूल्स अवेलेबल हैं। 76 क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन एल्गोरिथम्स डेवलप करके दी गई हैं। 8 क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स डेवलप करके दी गई हैं। 15 एट्रीब्यूट्स हैं और सबसेट एवेल्यूटर्स हैं, जिसमें कि सर्च एल्गोरिथम का जो कॉम्बिनेशन है फीचर सिलेक्शन के लिए वो 10 डिफरेंट सर्च एल्गोरिथम्स हैं और एसोसिएशन रूल माइनिंग के लिए 3 एल्गोरिथम्स डेवलप करके दी गई हैं, जिसको हम आगे देख सकते हैं। अगर हम वेका को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वेकाटो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है www.vekato.ac.nz, जिसमें मशीन लर्निंग का टूल है वेका। वहाँ से ये लिंक है, इस लिंक के थ्रू हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जब हम वेका को डाउनलोड करते हैं तो कुछ इस तरीके का एनवायरनमेंट हमको दिखाई देता है, जिसको मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। तो वेका को हम यहाँ ओपन करते हैं। पीपीटी को मैंने इंटरप्ट करा है, पर जब तक वेका ओपन हो रहा है तब तक इस पीपीटी को हम देखते हैं। जब वेका ओपन होगा तो वेका जीयूआई इस तरीके से ओपन होगा। जीयूआई स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यहाँ पर 5 डिफरेंट एप्लीकेशंस दी गई हैं: एक्सप्लोरर, एक्सपेरिमेंटर, नॉलेज फ्लो, वर्कबेंच एंड सिंपल CLI। इसके अलावा 4 मेन्यूज़ और हैं: प्रोग्राम, विजुअलाइजेशन, टूल्स एंड हेल्प। जब वेका को हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेका द यूनिवर्सिटी ऑफ वेकाटो। दूसरा, वेकाटो एनवायरनमेंट फॉर नॉलेज एनालिसिस। वर्जन कौन सा यूज़ कर रहे हैं? 3.8.3। तो जब भी हम वेका को इंस्टॉल करें तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारा जावा का वर्जन भी सेम होना चाहिए। अगर वेका हम 3.8.3 ले रहे हैं तो जावा का भी वर्जन जावा 8 1.8 के समथिंग होना चाहिए। अगर उससे कम वाला वर्जन होगा तो ये प्रोग्राम सही से वर्क नहीं करेगा। तो वेका अभी तक ओपन नहीं हुआ है। जब तक हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। इनमें से हर एक एप्लीकेशन को हमको डिटेल में समझना है। तो वेका एप्लीकेशन इंटरफेस में जो 5 एप्लीकेशंस आपको बताइए। पहला, एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर में क्या क्या काम होता है? प्री प्रोसेसिंग होती है डेटा की, एट्रीब्यूट का सिलेक्शन होता है, लर्निंग होती है और विजुअलाइजेशन होता है। एक्सपेरिमेंटर में टेस्टिंग एंड एवेल्यूशन होता है किसी भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का। नॉलेज फ्लो में विजुअल डिज़ाइन होती है। जो भी हम प्रोसेस यहाँ कर रहे हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उसका पूरा विजुअल डिज़ाइन यहाँ पर हम कर सकते हैं। वर्क बेंच में सारी की सारी एप्लीकेशन को एक प्लेस पर कंबाइन किया गया है, उसको वर्क बेंच बोलते हैं। जो काम हम GUI से कर रहे हैं वही कमांड लाइन से कर सकते हैं। तो सिंपल कमांड लाइन CLI जो होता है
वो कमांड लाइन इंटरफेस होता है जिसमें हम कमांड टाइप करके और काम कर सकते हैं। तो वेका ओपन हो गया है, तो इसको मैं पीपीटी को मिनिमाइज करती हूँ। ये वेका हमारा इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो मेनूज हैं, प्रोग्राम के अंदर होता है लॉग विंडो। आपने जितना भी काम किया है उसको ये सेव करके रखेगा। मेमोरी यूजेस, सेटिंग मतलब इसकी सेटिंग, जो आपको जीयूआई दिख रहा है उसकी सेटिंग दिख रही है, वो सेटिंग है। देन एग्जिट भी कर सकते हैं हम डायरेक्ट यहाँ से, या फिर ये विंडो को क्रॉस करके क्लोज कर सकते हैं। विजुलाइजेशन में प्लॉट कर सकते हैं, आरओसी कर्व, ट्री विजुलाइज कर सकते हैं, ग्राफ विजुलाइज कर सकते हैं और बाउंड्री विजुलाइजर देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब हम डेटा को अपने पहले एक्सप्लोरर पर लेके आएँ। टूल्स हैं, पैकेज मैनेजर, जितने पैकेज इसको बनाने में लगे हुए हैं उसमें से कोई अगर पैकेज मिसिंग है तो पैकेज ले सकते हैं। ARFF व्यूअर, SQL व्यूअर, बेस नेट एडिटर, ये सारे टूल्स हैं यहाँ पर। हेल्प में हम वेका होम पेज पर पहुँच सकते हैं और हाउ टूस पे पहुँच सकते हैं। वेका ऑन सोर्स पे पहुँच सकते हैं जहाँ से वेका हमने इंस्टॉल किया है, और सिस्टम इन्फो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सप्लोरर को देखेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ पीपीटी, हाँ, पहले हमें वेका एक्सप्लोरर पर जाने से पहले भी एक काम करना होगा कि हमें वेका का डेटा फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो वेका जो अपने आप में डेटा को कंसेप्ट को लेता है वो होता है एट्रीब्यूट रिलेशन फाइल फॉर्मेट। इस टाइप का डेटा यहाँ पर लगता है। ये डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट है, मतलब जो भी डेटा इनबिल्ट होगा वो ARFF फाइल फॉर्मेट पर ही होगा, उसका एक्सटेंशन .arff ही होगा। तो डेटा एनालिसिस के लिए जो भी डेटा लगने वाला है वो .arff में होगा। लेकिन दूसरे वर्जन का डेटा भी यहाँ पर लिया जा सकता है, जैसे कि CSV, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, और एक्सेल का डेटा भी ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पर डेटा जो है वो डेटाबेस से भी लिया जा सकता है ODBC कनेक्शन के थ्रू। तो आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं अगर आप CSV डेटा ले रहे हैं या ODBC वाला डेटा ले रहे हैं। ODBC मतलब डेटाबेस के थ्रू डेटा ले रहे हैं तो आपको कुछ सेटिंग करनी होंगी और वो डेटा आप यहाँ पर इंपोर्ट कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपका डेटा ARFF में है तो आपको उसको लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो ARFF के दो सेक्शन होते हैं, एक हेडर सेक्शन होता है और दूसरा होता है डेटा सेक्शन। हेडर सेक्शन में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहती है? हेडर मतलब कि कुछ ज़रूरी चीज़ें वहाँ पर रहती हैं, जैसे कि एट्रीब्यूट्स के क्या नाम है, टेबल का आपका डेटा का क्या नाम है, टाइप कौन कौन से हैं एट्रीब्यूट्स के, और रिलेशन आपका मतलब टेबल कौन सा है। डेटा सेक्शन आपका डेटा रिकॉर्ड्स रखता है, मतलब एक्चुअल डेटा आपका डेटा सेक्शन में होता है। एग्जाम्पल ARFF फाइल यहाँ पर ली गई है। फॉर एग्जाम्पल हम रिलेशन बना रहे हैं वेदर, तो वेदर जो है वो रिलेशन का नाम है, मतलब टेबल का नाम है, डेटा का नाम है। एट्रीब्यूट से जब भी लिया जाएगा तो वो एट्रीब्यूट का नाम है। तो देयर आर 5 एट्रीब्यूट्स इन दिस डेटा सेट। पहला एट्रीब्यूट का नाम है आउटलुक एंड इट कंटेन्स 3 वैल्यूज, सनी, ओवरकास्ट, रेनी। 3 वैल्यूज डिफरेंट यहाँ पर ये रख रहा है, इसका नाम आउटलुक है। सेकेंड एट्रीब्यूट या कॉलम बोल सकते हैं इसको, टेम्परेचर, जो कि न्यूमेरिक वैल्यू रख रहा है। थर्ड एट्रीब्यूट है ह्यूमिडिटी, जिसकी टाइप है न्यूमेरिक। फोर्थ एट्रीब्यूट है विंडी, जो कि बाइनरी एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यूज दी हुई हैं ट्रू एंड फॉल्स। एट्रीब्यूट प्ले है जिसकी वैल्यूज है यस एंड नो। तो एट्रीब्यूट मतलब कि कॉलम्स हम इस तरीके से दे सकते हैं और हर एक कॉलम का नाम दिया हुआ है, वो किस तरीके की वैल्यू कंटेन कर रहा है। अगर यहाँ पर वैल्यूज स्पेसिफाई करी हैं करली ब्रेसेस में, इसका मतलब ये इसी तरीके की वैल्यूज रख सकता है। और यदि यहाँ पर न्यूमेरिक है, दैट मीन्स कि न्यूमेरिक कुछ भी वैल्यू यहाँ पर ली जा सकती है। फिर आता है डेटा सेक्शन। तो ये इतना हेडर सेक्शन है जहाँ रिलेशन और एट्रीब्यूट की बात हो रही है। डेटा सेक्शन यहाँ पर शुरू हुआ, मतलब पहला डेटा, पहला रो है सनी, दैट मीन्स कि आउटलुक की वैल्यू सनी है। 85 दैट मीन्स टेम्परेचर की वैल्यू 85 है। ह्यूमिडिटी की वैल्यू 85 है। विंडी की वैल्यू फॉल्स है।
एंड प्ले की वैल्यू नो है। इसी तरीके से और भी यहाँ पर रोज़ ले सकते हैं। तो ये जितनी भी रोज़ हैं ये सारी की सारी हमारा डेटा हो जाती है। अब हम एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आपको दो डायग्राम एक्सप्लोरर के दिख रहे हैं। यहाँ पर दो डायग्राम एक्सप्लोरर के क्यों दिख रहे हैं? एक में मैंने डेटा को नहीं लिया है। पहला डायग्राम जो है इसमें मैंने डेटा अभी नहीं लिया है। शुरुआत में हमें ये ऐसा ही दिखाई देगा क्योंकि यहाँ हमारे पास कोई डेटा नहीं है। जब तक हमारे पास कोई डेटा नहीं होता है बाकी के सारे टैब्स यहाँ पर इनेबल नहीं दिखाई देते, वो सारे टैब्स डिसेबल होते हैं। जैसे ही हम डेटा यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, तो ये सारे टैब जैसे कि क्लासीफाई, क्लस्टर, ये सारे टैब हमें इनेबल दिखाई देने लगते हैं, मतलब कि हम उस पर काम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। पीपीटी को मिनिमाइज करते हैं। यहाँ पर एक्सप्लोरर है। एक्सप्लोरर पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आपको पहला वाला डायग्राम जो वहाँ पर दिख रहा था वो दिखाई देगा। यहाँ पर अभी कुछ भी इनेबल नहीं है प्री प्रोसेस के अलावा। ओपन फाइल है, ओपन यूआरएल, ओपन डीबी जनरेट, मतलब हम डेटा को ओपन फाइल करेंगे या किसी वेबसाइट से हम डेटा ले सकते हैं, या हम किसी डेटाबेस से डेटा ले सकते हैं, या हम डेटा को जनरेट कर सकते हैं, आर्टिफिशियल डेटा को। तो मैं यहाँ पर सिर्फ अभी हम ओपन फाइल का यूज़ करेंगे। जैसे ही मैंने ओपन फाइल किया तो ये मेरा डॉक्यूमेंट खुल गया। डेटा जो मेरे पास है वो वेका ने खुद दिया हुआ है। उसको मैं बता देती हूँ। सी ड्राइव में आपने जैसे ही वेका को इंस्टॉल किया होगा, आपकी प्रोग्राम फाइल्स में वेका नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट हुआ होगा। जैसे ही आप उस वेका को खोलेंगे वहाँ पर एक डेटा नाम का फ़ोल्डर मिलेगा। इस डेटा में आपका ARFF फॉर्मेट में डेटा है। तो यहाँ पर हम वेदर डॉट नॉमिनल को खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। जैसे ही मैंने ये ओपन किया डेटा, तो मेरा जो सेकंड डायग्राम वहाँ पर था वो यहाँ पर ओपन हो गया है। ये सारे के सारे टैब इनेबल हो गए। यहाँ कुछ हिस्टोग्राम्स दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये मैंने जो डेटा एक्सपोर्ट किया है यहाँ पर लेके आई हूँ, वो बताया गया है कि वहाँ पर एट्रीब्यूट और इंस्टांसेस क्या हैं। तो इस डेटा को हम देख लेते हैं। यही डेटा हमने लिया है। तो जब जैसे ही मैं एडिट बटन पे क्लिक करती हूँ तो ये मेरा वही डेटा ओपन हो गया है जो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया था। ये वेदर डॉट सिम्बॉलिक डेटा है। इसमें ये रोज़ बनी हुई हैं और ये कॉलम्स हैं, मतलब 5 कॉलम हैं, और किस टाइप का डेटा है ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। वेदर डॉट न्यूमेरिक के अलावा, नॉमिनल के अलावा वेदर डॉट न्यूमेरिक भी है, उसको भी ओपन कर लेते हैं और फिर उसको भी एडिट करके देखते हैं। तो यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यूज़ आ जाती हैं। अगर आप डेटा को और देखना चाहते हो तो मैंने यहाँ पर हम डेटा को ओपन करके देख सकते हैं नोटपैड पर। कैसे? तो मैंने डॉक्यूमेंट में जाना है। डॉक्यूमेंट में मैंने उसी डेटा को कॉपी कर रखा है और उसको वेका डेटा से सेव कर रखा है। तो वेदर डॉट नॉमिनल को मैंने लिया, ओपन विथ नोटपैड प्लस प्लस कर लीजिए, नोटपैड कर लीजिए, जिसमें भी आपको ओपन करना है ये डेटा ओपन हो जाएगा, वर्ड फाइल में भी हो जाएगा। ये देखिए ये डेटा ओपन हो गया है। तो ये इसका हेडर सेक्शन है, ये रिलेशन नेम है, हेडर सेक्शन और डेटा। इसी तरीके से आप कोई डेटा क्रिएट भी कर सकते हैं और कोई डेटा ओपन भी कर सकते हैं। अगर आप कोई डेटा क्रिएट कर रहे हैं तो आपको उसका नाम देना पड़ेगा कि वो आप कौन सा डेटा बना रहे हैं, उसमें कौन से एट्रीब्यूट्स ले रहे हैं, किस टाइप के एट्रीब्यूट ले रहे हैं, और उसका एक्चुअल डेटा क्या है वो भी आपको देना होगा। और जब आप इसे सेव करें तो ध्यान से .arff फाइल से सेव करें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो बंद हो गया। एक्सप्लोरर पे हमने ओपन किया था डेटा, उसको हम फिर से देखते हैं। हमने नॉमिनल या न्यूमेरिक डेटा लिया था, तो अब मैं अपने डॉक्यूमेंट्स में से ही डेटा ले लेती हूँ। न्यूमेरिक डेटा मैं यहाँ पर ओपन कर रही हूँ। यहाँ पर ख़ास तौर पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जैसे ही हम डेटा लेते हैं यहाँ करेंट रिलेशन दिखाने लगता है। करेंट रिलेशन में आपको देखिए रिलेशन का नाम, उसमें कितने एट्रीब्यूट हैं, इंस्टांसेस 14 है, सम ऑफ वेट 14 है। यहाँ पर आपको एट्रीब्यूट जो भी आपने सिलेक्ट किया हुआ है एट्रीब्यूट उसकी इंफॉर्मेशन देता है।
जैसे मैंने आउटलुक को सिलेक्ट किया हुआ है, तो आउटलुक कितने हैं, सनी, ओवरकास्ट, रेनी, ये 3 आउटलुक की वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो जो भी आपका 14 रोज़ हैं उसमें से सनी की 5 रोज़ हैं, ओवरकास्ट की 4 रोज़ हैं, रेनी की 5 रोज़ हैं। वही चीज़ यहाँ हिस्टोग्राम में भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर 5 लिखा है, ये सनी की वैल्यू है। यहाँ पर 4 लिखा है, ये ओवरकास्ट की वैल्यू है। यहाँ पर 5 लिखा है, ये रेनी की वैल्यू। जैसे ही आप आते हैं यहाँ टूल टिप आपको मिलने लगती है। तो ये सारी आपके वैल्यूज़ हैं। यहाँ एट्रीब्यूट्स के बारे में और भी चीज़ें दी गई हैं कि नाम क्या है उस एट्रीब्यूट का। मिसिंग, अगर कोई वैल्यू मिसिंग है तो वो 0 है, मतलब 0% मिसिंग है। अगर मिसिंग वैल्यू होती है तो यहाँ उसका कुछ परसेंटेज के हिसाब से दिखाया जाता है। डिस्टिंक्ट 3 मतलब 3 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, मालूम है, जो जैसे कि सनी, ओवरकास्ट, रेनी। देन टाइप इसका नॉमिनल है, और यूनिक 0 मतलब कि कोई भी ऐसी रो नहीं है जिसके पास यूनिक वैल्यू है। अगर सनी है तो एक से ज़्यादा रोज़ के पास सनी वैल्यू है, अगर ओवरकास्ट है तो एक से ज़्यादा रोज़ के पास ओवरकास्ट है, और अगर रेनी है तो एक से ज़्यादा रोज़ के पास रेनी वैल्यूज़ हैं। तो ये आपका एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन हुआ है डेटा का। फिर हम आते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग में। Some attributes may not be required in the analysis, and then those attributes can be removed from the data set before analysis. तो ये हम सब जानते हैं कि डेटा प्री प्रोसेसिंग में हम यही करते हैं कि जो एट्रीब्यूट हमारे काम के नहीं हैं उनको हम निकाल सकते हैं। पर ये डिसाइड करना कि कौन सा एट्रीब्यूट हमारे काम का नहीं है, ये कैसे होगा? ठीक है, तो हम फिर से डेटा सेट को ओपन करेंगे और फिर उसको, उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को निकालने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर किस तरीके से डेटा को रिमूव कर सकते हैं वो हमें देखना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जैसे मैंने ये डेटा लिया, अब मुझे लग रहा है कि मैं विंडी को निकाल दूँ, तो मैं यहाँ पर रिमूव पर जाऊँ और विंडी को रिमूव कर दूँ। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका होता है कि यहाँ से एक रिमूव फिल्टर आता है, उस फिल्टर को अप्लाई करके भी हम रिमूव कर सकते हैं। तो वो शायद अनसुपरवाइज्ड में है वो चीज़। रिमूव, ठीक है, ये जैसे ही मैंने ये रिमूव ओपन किया, अब जिस भी एट्रीब्यूट पे मैं ये लगाऊंगी वो रिमूव हो जाएगा। रिमूव किया, अब अगर मैं इसको सेव करती हूँ तो ये रिमूव होके सेव हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज ये रिमूव, अदरवाइज मैं इसको क्या करूँ, अंडू करूँ। ठीक है, तो विंडी को मैंने सिलेक्ट किया और इसको अप्लाई किया। ठीक है, या मैंने यहाँ से लिया और इसको रिमूव किया, तो ये रिमूव हो गया। अब इसको मैं सेव भी कर सकती हूँ और अंडू भी, तो मैं इसको अंडू कर देती हूँ, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता है कि ये एट्रीब्यूट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है किसी भी टास्क के लिए। तो यहाँ से ये डेटा प्री प्रोसेसिंग का एक स्टेप हो सकता है, हुआ है कि हम डेटा को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम अलग अलग मेथड, जैसे रिमूव मैंने यहाँ से यूज़ किया था, तो रिमूव आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इंडेक्स नंबर का यूज़ करके भी हम डेटा को रिमूव कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम एक्सप्लोरर पे गए, सॉरी, ये एक्सप्लोरर हमारा ओपन है। अब मुझे मालूम है ये इंडेक्स नंबर जो हैं, जो वो इंडेक्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिमूव पर मैंने क्लिक करा, तो यहाँ पर एट्रीब्यूट इंडेक्स आया, तो मैंने यहाँ पे 1 कर दिया। जैसे ही मैंने 1 करा और ओके करा और फिर मैंने इसे अप्लाई किया, तो फर्स्ट नंबर का रिमूव हो गया। अदरवाइज़ मैं इसको फिर से अंडू करूँ। अब मुझे जैसे विंडी को हटाना है, तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ और विंडी के लिए मैं 4th नंबर का ले लेती हूँ और इसको ओके करती हूँ। जैसे ही मैंने ये 4th नंबर का लिया और इसको अप्लाई किया, तो 4th नंबर का विंडी जो है वो रिमूव हो जाएगा। इसको फिर अंडू कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है कि अपने एट्रीब्यूट को रिमूव इंडेक्स से भी कर लिया, और 2-3 तरीके हैं रिमूव करने के, हमने रिमूव करके देखा। फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, डिस्क्रिटाइजेशन कर सकते हैं, और न्यूमेरिक ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों से भी क्या होता है, आपकी डेटा की प्री प्रोसेसिंग होती है। तो अप्लाई करके देखते हैं। पहले डिस्क्रिटाइजेशन करते हैं, जो कि फिल्टर में आएगा, आपके सुपरवाइज्ड लर्निंग में होगा, और एट्रीब्यूट
टाइप में होगा और इसको हम ट्राई करेंगे डायबिटीज़ डेटा सेट पर। तो पहले हम डेटा ले लेते हैं। कौन सा डेटा बोला गया है? डायबिटीज़। तो यहाँ से सारे डेटा बने हुए हैं। डायबिटीज़ D4 डायबिटीज़, तो डी पर आते हैं हम। ये डायबिटीज़ डेटा सेट है, इसको ओपन किया। देन हम फिल्टर में गए। फिल्टर में सुपरवाइज लर्निंग में बोला गया था, उसमें एट्रीब्यूट में डिस्क्रिटाइजेशन में डिस्क्रिटाइज पे गए, इसको सिलेक्ट किया और फिर हमने इसको अप्लाई किया। तो ये डिस्क्रिटाइजेशन हो गया। डिस्क्रिटाइजेशन में एक रेंज आपकी आ जाती है, कोई चीज़ रिमूव यहाँ पर नहीं हो रही है। आप इसको अंडू करके देखिए। 768 इंस्टांसेस पहले भी थे, एट्रीब्यूट 9 ही थे। जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो भी हमारे एट्रीब्यूट 9 ही रहेंगे और इंस्टांसेस इतने ही रहेंगे। लेकिन डिस्क्रिटाइजेशन आपको क्लियर होना चाहिए कि डेटा माइनिंग में डिस्क्रिटाइजेशन क्या होता है। तो ये एक रेंज यहाँ पर दे रहा है लेबल को। 599 काउंट जो आ रही है उसके लिए जो वैल्यू है वो आपकी है इन्फिनिटी से 6.5 तक की, और 6.5 तक से लेके इन्फिनिटी तक की जो रेंज है वो आ रही है 169। तो एक वैल्यूज आपको लेवल को एक वैल्यू प्रोवाइड करने का काम डिस्क्रिटाइजेशन करता है। ये एक वेरिएबल के लिए है, हर एक एट्रीब्यूट के साथ इसने ऐसा ही किया हुआ है। ठीक है, तो सबको डिस्क्रिटाइज कर दिया, जो कि डेटा माइनिंग प्री प्रोसेसिंग की एक टेक्निक होती है। सेकंड काम जो करके देखना है वो है आपका न्यूमेरिक ट्रांसफॉर्म। इसके लिए हम फिल्टर पे जाएंगे, अनसुपरवाइज्ड में एट्रीब्यूट पे जाएंगे और उसको हम आइरिस डेटा सेट पर अप्लाई करेंगे। आप कोई भी डेटा सेट ले सकते हैं, आप कोई भी टेक्निक ले सकते हैं, ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बताया गया है। तो ओपन करा फाइल, आइरिस डेटा ओपन करा और फिर यहाँ पर हम गए फिल्टर पे, अनसुपरवाइज्ड का हम लिया, एट्रीब्यूट पे गए और फिर आपने लिया न्यूमेरिक ट्रांसफॉर्म। तो न्यूमेरिक ट्रांसफॉर्म नीचे है, न्यूमेरिक ट्रांसफॉर्म को हम लेंगे। न्यूमेरिक ट्रांसफॉर्म पे गए और फिर हमने इसको अप्लाई किया। तो अब यहाँ पर आपका कोई भी एट्रीब्यूट कम नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे इसको अंडू किया, ठीक है, फिर अप्लाई किया तो ये न्यूमेरिक ट्रांसफॉर्म में चेंज हो गया है। ठीक है, अब अगर इसको अंडू करते हैं तो फिर आप डिफरेंस देख सकते हो कि क्या डिफरेंस आपको यहाँ पर फील हो रहा है। तो हर एक वेरिएबल में देखना है हमें। ठीक है, तो ये डेटा फिल्टरिंग की दूसरी टेक्निक है। आप इसमें कोई भी डेटा चेंज कर सकते हैं और कोई भी टेक्निक, जैसे मैंने फिल्टर में जाके सुपरवाइज लिया, एट्रीब्यूट में जाके फिर डिस्क्रिटाइजेशन लिया, या मैंने अनसुपरवाइज में जाके न्यूमेरिक ट्रांसफॉर्म लिया। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको डेटा को प्री प्रोसेस किस तरीके से करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो है डेटा माइनिंग की वो है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन हम वेका के थ्रू कैसे कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन के लिए हमें पहले तो क्लासिफाइड टैब पर जाना होगा, डेटा लेना होगा सबसे पहले, उसको प्री प्रोसेस करना होगा, फिर उसे क्लासिफाई करते हैं। तो बहुत सारे क्लासिफायर हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें से हम नेव बेस एल्गोरिथम को यूज़ करके देखेंगे और वेदर डॉट नॉमिनल डेटा ही लेंगे। फिर जितने भी 4 टेस्ट ऑप्शन है उनको अप्लाई करेंगे और रिजल्ट जो है उसको इंटरप्रेट करना आना सबसे ज़रूरी होता है। तो डेटा पे गए, हम फिर से वेका पे गए। यहाँ पर मैंने पीपीटी को मिनिमाइज कर दिया, एक्सप्लोरर को भी मैंने, एक्सप्लोरर पे ही काम है पहले, तो सबसे पहले मैं वेदर डॉट नॉमिनल खोल ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, वेदर को मैंने ले लिया। अब क्लासीफाई टैब पर गए, क्लासीफाई टैब में यहाँ पर आ रहा है चूज़, अभी 0R बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ है, तो यहाँ पर मैं चूज़ कर लेती हूँ बेस। तो यहाँ पर मैनी नंबर ऑफ क्लासिफिकेशंस आर देयर, जो भी बेसिक क्लासिफिकेशन, बेस, फंक्शन, लेजी, मेटा, मिस्क, रूल्स, ट्री बेस्ड क्लासिफिकेशन। तो बेस में जाके मैंने नेव बेस यूज़ किया। ठीक है, यहाँ पर टेस्ट ऑप्शन मुझे यहाँ पर 4 दिखाई दे रहे हैं। तो जो अभी डिफ़ॉल्ट टेस्ट ऑप्शन है वो है क्रॉस वैलिडेशन फोल्ड्स। क्रॉस वैलिडेशन फोल्ड्स में होता क्या है, आपके डेटा सेट को 10 जैसे 10 फोल्ड आप ले रहे हैं
तो आपको 10 डिफरेंट टुकड़ों में आप इसे बांटेंगे, जिसमें से एक टेस्ट सेट होगा, बाकी के 9 आपके ट्रेनिंग सेट होंगे। नेक्स्ट टाइम पर क्या होगा कि जो आपने 10 फोल्ड किए हुए थे उसमें से अगला कोई ट्रेनिंग होगा, बाकी सब अगला कोई टेस्टिंग होगा, बाकी सब ट्रेनिंग होंगे। इसी तरीके से आपके ये प्रोसेस चलती जाएगी। तो अभी हम जो डिफ़ॉल्ट है उसको स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके ये हमारा रिज़ल्ट आ रहा है। तो शुरू से देखते हैं रिज़ल्ट को। सबसे पहले ये रन की इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है कि स्कीम आपकी कौन सी है, रिलेशन कौन सा है, इंस्टांसेस कौन से हैं, एट्रीब्यूट कितने हैं और उनके नाम क्या है। टेस्ट मोड भी बता रहा है कि 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन आपने यूज़ किया है। मॉडल इसने बनाया है फुल ट्रेनिंग सेट लेके, ठीक है। नेम बेस्ड क्लासिफिकेशन है। अब इसने एट्रीब्यूट्स को ले लिया कि आपका सनी, ओवरकास्ट, रेनी। क्लास आपकी थी यहाँ पर देखिए लास्ट में, यहाँ पर जहाँ पर माउस का कर्सर है, क्लास में बता रहा है प्ले। प्ले को हमने क्लास लिया है, तो उसके हिसाब से ये हर एक एट्रीब्यूट का डिवीजन कर रहा है कि सनी प्ले के लिए यस बोल रहा है 3 वैल्यूज़ में, 3 रोज़ में, और 4 रोज़ में बोल रहा है नो। ओवरकास्ट 5 में बोल रहा है यस, 1 में बोल रहा है नो। रेनी 4 रोज़ में है यस के साथ और नो के साथ है 3 रोज़ में। तो टोटल ये 12 रोज़ हो रही हैं यस की, 8 रोज़ हो रही हैं नो की, ठीक है। इसी तरीके से हर एक को यहाँ पर बताया गया है टेम्परेचर के साथ, फिर ह्यूमिडिटी के साथ एंड विंडी के साथ। टाइम कितना लगा है, 0 सेकेंड लगा इस मॉडल को बनाने में। समरी यहाँ पर दी गई है। कुछ रिलेटेड एरर्स यहाँ पर बताई हैं। पहले बताया करेक्टली क्लासिफाइड इंस्टांसेस हैं 8, मतलब 57% आपका जो इस मॉडल के थ्रू आपका जो क्लासिफिकेशन हो रहा है वो 57% सही हो रहा है, ठीक है। इनकरेक्टली क्लासिफाइड 42% है। ये एरर्स हैं कुछ, कापा स्टेटिस्टिक्स मीन एब्सोल्यूट एरर। उन एरर्स की बात की गई है कि कितनी एरर्स हैं। टोटल नंबर ऑफ इंस्टांसेस यहाँ है। फिर डिटेल्ड एक्यूरेसी बाय क्लास, जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो ट्रू पॉजिटिव रेट, फॉल्स पॉजिटिव रेट, प्रिसीजन, रिकॉल, एफ मेजर, ये ऐसे मेजरमेंट होते हैं आरओसी कर्व जो कि क्लासिफिकेशन के एवेल्यूशन को बताते हैं, क्लासिफिकेशन की क्वालिटी को बताते हैं, आपके मॉडल की क्वालिटी को बताते हैं। तो यहाँ पर आपका रिकॉल जैसे कि 77% है, एफ मेजर 70% है, प्रिसीजन 63% है। तो ये आपका मॉडल मतलब सो है, ठीक है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी क्लासिफिकेशन के केस में हम देखते हैं। यहाँ पर ए बी क्लासिफाइड हैं और ए बी यहाँ पर जो कॉलम में लिए गए हैं ये मॉडल के थ्रू क्लासिफाइड हैं, ए बी जो कि रो में है, और ए बी जो आपने यहाँ पर लिया है कॉलम में वो आपका एक्चुअल क्लासेस हैं। तो जैसे 7 है ए के नीचे जो 7 है ये एक्चुअल भी 7 था, एक्चुअल था, और आपका क्लासीफाई मॉडल ने भी 7 क्लासीफाई किया, लेकिन 2 ऐसे इंस्टांसेस हैं जो कि ए में जाने चाहिए थे पर वो क्लासीफाइड हुए हैं बी की तरफ। इसी तरीके से 4 ए में गया है जबकि इन्हें बी में जाना चाहिए था, और 1 सही क्लासीफाई हुआ है। तो जो डायगोनल है ये हमारा ट्रू पॉजिटिव रेट को बताता है। अब हम दूसरे टेस्ट ऑप्शंस देख लेते हैं। यूज ट्रेनिंग सेट। यूज ट्रेनिंग सेट जैसे ही हमने किया तो हमारे पास ट्रेनिंग सेट होना चाहिए। तो हमारे पास हाँ यूज ट्रेनिंग सेट, यहाँ पर ट्रेनिंग सेट जो है आपका पूरा उसको यूज़ करके और हम यहाँ पे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 92% आपका ये प्रिडिक्शन आपका सही जा रहा है। क्रॉस वैलिडेशन में होता क्या है, डिफरेंट 3 जो फोल्ड होते हैं, 10 फोल्ड होते हैं, उनका एक एवरेज निकाला जाता है। जबकि जब आप यूज ट्रेनिंग सेट कर रहे हैं तो एक बार आपका ट्रेनिंग सेट पर ही टेस्टिंग हो रही है एक तरह से। अगर सप्लाई टेस्ट सेट यूज़ करते हैं तो ये एक्चुअली ओवर फिटिंग प्रॉब्लम है कि आपका जो मॉडल है वो अच्छे से वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि आपने टेस्ट नहीं किया, आपने अलग से टेस्ट सेट नहीं लिया है। आप ट्रेनिंग सेट पर ही ट्रेन कर रहे हैं और उसी पे टेस्ट कर रहे हैं अपने मॉडल को। सप्लाई टेस्ट सेट में आपको टेस्ट सेट अलग से लेना होगा, आपका डेटा अलग से होना चाहिए टेस्टिंग का। स्प्लिट परसेंटेज स्प्लिट में देखते हैं, यहाँ पर मैं इसको इसलिए नहीं बता पाऊंगी क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टेस्ट सेट नहीं है वेदर का। हाँ स्प्लिट कर सकते हैं हम कि यही डेटा है उसमें 66% ट्रेनिंग में चला जाए और रिमेनिंग आपका टेस्टिंग में चला जाए, और इस परसेंटेज को आप चेंज भी कर सकते हैं। इसको जब स्टार्ट करते हैं
तो ये 60% सही रिजल्ट दे रहा है। तो इस तरीके से आप क्लासिफिकेशन को टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग की जब हम बात करते हैं तो क्लस्टर टैब को हम चूज़ करेंगे और उसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे टेस्ट ऑप्शन होंगे। कोई डेटा हम लेंगे और फिर क्लस्टर बना के देखेंगे। सिंपल के मीन को यहाँ पर यूज़ करके बताती हूँ। तो अभी इसको बंद कर देते हैं एक्सप्लोरर को। फिर से हम कोई डेटा लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आइरिस डेटा सेट लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ओपन फाइल किया और वेका डेटा ओपन किया, फिर आइरिस डेटा लिया, यहाँ पे ओपन किया इसको। फिर यहाँ पर मैं क्लस्टर पे गई, क्लस्टर पे मैंने चूज़ किया और यहाँ पे देखिए इतने सारी क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स आपकी इम्प्लीमेंटेड हैं। ठीक है, तो ये 8 डिफरेंट एल्गोरिथम्स आर देयर। तो सिंपल के मीन मैंने यहाँ पर ले ली। आपने देखा था जैसे ही मैं यहाँ पे आई थी तो टूल टिप आने लगा था। तो टूल टिप, ये टूल टिप आ रहा है। तो टूल टिप की मदद से हमें इस एल्गोरिथम के बारे में मदद मिल जाती है। तो ये सिंपल के मीन एल्गोरिथम है। अगर हम इसको डबल क्लिक करते हैं तो इसके कुछ पैरामीटर्स भी ओपन होते हैं। जैसे कि यहाँ इस पैरामीटर की बात करते हैं जिसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ नम क्लस्टर्स लिखा हुआ है, कितने क्लस्टर्स आपको बांटने हैं। तो यहाँ 2 दिया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। मैं इसको चेंज नहीं करती। अगर आपको क्लस्टर आपके ज़्यादा हैं तो आप इसको 3 में भी, 4 में, जितने क्लस्टर आप बनाना चाहते हैं कर सकते हैं। सेम आपके क्लस्टर मोड भी होते हैं। जैसे टेस्ट मोड होते हैं वहाँ क्लासिफिकेशन में, यहाँ पे आपके क्लस्टर मोड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लासेस, अगर क्लस्टरिंग और क्लासिफिकेशन में डिफरेंस यही होता है कि क्लासिफिकेशन में आपको पहले से क्लासेस पता होती है, क्लस्टरिंग में आपको क्लासेस नहीं पता होती। लेकिन अगर आप क्लास बताना चाहते हैं तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि आप किसको क्लास बताना चाहते हैं। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ ले सकते हैं। तो यूज़ ट्रेनिंग सेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं और ये इस तरीके से आपको रिज़ल्ट दे रहा है। इस रिज़ल्ट को भी हमें वेरीफाई एवेल्यूएट करना आना चाहिए कि ये रिज़ल्ट क्या बोल रहा है। तो आइरिस डेटा पे है 150 इंस्टांसेस हैं, 5 एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट्स की नाम दे दिए हैं। टेस्ट मोड आपने कौन सा लिया है, ट्रेनिंग डेटा पर आपने एवेल्यूएट किया है। क्लस्टरिंग मोड फुल ट्रेनिंग सेट हमने लिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं के मीन क्लस्टरिंग यूज़ की है। नंबर ऑफ आइट्रेशन, कितनी बार उसे यूज़ करना पड़ा, 7 बार। विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर एरर 62% आया है। इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट, तो के मीन क्लस्टरिंग में जो हम मीन लेते हैं, क्लस्टरिंग का स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं। जैसे 2 क्लस्टर आपको बनाने हैं, 0 और 1, क्योंकि आपने नंबर ऑफ क्लस्टर 2 लिए थे। तो उनके लिए जो वैल्यूज़ है, मीन वैल्यू है, वो यहाँ पर ये ले रखी हुई है। ठीक है, ये क्लस्टर 0, क्लस्टर 1। अब क्लस्टर बाकी के जो डेटा पॉइंट्स है वो इस क्लस्टर के पास होंगे या इस क्लस्टर के पास होंगे, तो उसको हम चूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सम गिवन डिस्टेंस। फिर मिसिंग वैल्यू अगर होगी तो उसको मीन या मोड से रिप्लेस किया है। और फिर यहाँ पर एट्रीब्यूट लिखे हैं। 150 एट्रीब्यूट्स में से 100 यहाँ पर हैं और 50 यहाँ पर हैं। तो 100 यहाँ पर 0 क्लस्टर में यहाँ पर आ गए 100 और 1 में यहाँ पर 50 चले गए। तो 150 में से 100 यहाँ और 50 यहाँ आ गए। टाइम, इस मॉडल को बिल्ड करने में 0.2 सेकेंड का टाइम लगा हुआ है। दूसरा, क्लस्टर्ड इंस्टांसेस जो है वो 0 में 100 गए, मतलब 67% डेटा जो आपका है वो 0 क्लस्टर में गया है और 50% डेटा आपका 1 क्लस्टर में गया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्लस्टरिंग में हमें मिल जाती है। तो आप क्लस्टरिंग कर सकते हैं, आप सप्लाई टेस्ट सेट यूज़ कर सकते हैं, इसी डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं, फिर स्टार्ट कीजिए। अब यहाँ पे देखिए 15% डेटा आपका 29% डेटा आपका एक क्लस्टर में गया है, 71% डेटा आपका दूसरे क्लस्टर में गया है। दूसरा, यहाँ पे नंबर ऑफ ये चेंज हो गए क्योंकि आपका जो डेटा है वो 66% ट्रेनिंग के लिए आपने यूज़ किया है, 44% ही आप टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो आपका 150 रोज़ में से सिर्फ 44% ही टेस्टिंग में होगा और 44% के ही क्लस्टर यहाँ पर शो होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको आपका डेटा जो है उसको कैसे आप इंटरप्रेट कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है एसोसिएशन रूल माइनिंग। तो एसोसिएशन रूल माइनिंग में हम चलते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। ए प्रायोरी एल्गोरिथम को हम टेस्ट करते हैं, तो उसके लिए हम डेटा ले लेते हैं वेदर वाला ही। तो सबसे पहले हम डेटा को यहाँ पर
ओपन करते हैं, ओपन फाइल पर गए, फिर हमने वेका डेटा लिया और यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा हमने ओपन कर लिया। नेक्स्ट हम गए एसोसिएट पर, तो एसोसिएट पर ए प्रायोरी ही यहाँ पर सिलेक्ट है और यहाँ पर हम फिल्टर एसोसिएटर भी ले सकते हैं या ए प्रायोरी। तो ए प्रायोरी एल्गोरिथम में हमको पता है कि रूल्स जनरेट होते हैं, तो यहाँ पर ए प्रायोरी एल्गोरिथम एक्चुअली नहीं आ रही है। हाँ, तो ये ए प्रायोरी हम यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो हम डेटा अपना चेंज कर लेते हैं। वेदर डॉट नॉमिनल डेटा लेते हैं इसके लिए। न्यूमेरिक लिया है अभी हमने, अब हम नॉमिनल ले लेते हैं, क्योंकि ए प्रायोरी की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो वो उस डेटा पे वर्क नहीं कर सकता। ऐसी कई सारी एल्गोरिथम की लिमिटेशन होंगी, तो आपको डेटा चेंज करना पड़ सकता है। स्टार्ट किया, यहाँ पर आपका डेटा ये आपका रिजल्ट आ गया। अब इसको इंटरप्रेट करते हैं, कौन सा डेटा आपने लिया है, कौन सी स्कीम ली है, कितने इंस्टांसेस हैं, कितने एट्रीब्यूट हैं, कौन सा मॉडल आपने लिया है, कौन सी एल्गोरिथम आप यूज़ कर रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट क्या है, मिनिमम आपका मैट्रिक्स क्या है, कॉन्फिडेंस की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितने हैं, ये भी यहाँ पर आ रहा है। फिर आपको अगर ए प्रायोरी एल्गोरिथम पता है तो आपके वन आइटम डेटा सेट कितने डेटा लार्ज आइटम सेट बन रहे हैं 12, दो आइटम्स के 47, तीन आइटम्स अगर आप ले रहे हैं तो 39, फोर आइटम्स अगर आप ले रहे हैं तो 6। तो इट इज़ द ग्रुप ऑफ 1 आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम एंड 4 आइटम्स सिंपली। यहाँ पर आपको रूल्स दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो ये वैलिड रूल्स हैं। बेस्ट रूल फाउंड, वैलिड रूल। वैलिड रूल वही होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस मिनिमम कॉन्फिडेंस से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस 0.9 है, तो ये जितने भी रूल आए होंगे इनका कॉन्फिडेंस 0.9 के बराबर या उससे ज़्यादा है, तो सभी का कॉन्फिडेंस यहाँ पर लिखा हुआ है 1111 है। हर एक रूल से एसोसिएट कुछ और वैल्यूज़ भी होती हैं, लिफ्ट, लेवरेंस और कन्वेंस। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज कॉन्फिडेंस अगर आपका मिनिमम कॉन्फिडेंस से ज़्यादा है तो वो वैलिड रूल है। तो पहला रूल है ओवरलुक इज इक्वल टू ओवर, आउटलुक इज इक्वल टू ओवरकास्ट एंड प्ले इज इक्वल टू यस, है ना। इट गिव्स प्ले इज इक्वल टू यस। यहाँ पे काउंटिंग लिखी हुई है कि 4 टाइम्स ऐसा बोला गया है, तो ये आपका एक वैलिड रूल है। तो जब इसका कॉन्फिडेंस वैल्यू निकाली तो वो 1 आया और ये आपके वैलिड कहलाएगा। तो ए प्रायोरी एल्गोरिथम में हमें रूल्स निकालने होते हैं, तो वैलिड रूल्स आपके यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इंटरप्रिटेशन आना चाहिए रिजल्ट का कि किस तरीके से हो रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं, जब हमने एसोसिएट भी कर लिया, रूल माइनिंग कर लिया, अब आता है एट्रीब्यूट सिलेक्शन, है ना, जो कि आपका यहाँ पर एक और दिया हुआ है सिलेक्ट एट्रीब्यूट, है ना। तो सिलेक्ट एट्रीब्यूट के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, हम रैपर मेथड का यूज़ कर सकते हैं या फिल्टर मेथड का यूज़ कर सकते हैं। रैपर मेथड जो होती है यूज़ अ सबसेट एवेल्यूएटर, मतलब हमें कुछ एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करना है। दो तरीके की हमारे पास मेथड है, रैपर एंड आपकी दूसरी फिल्टर। रैपर मेथड में दिस विल क्रिएट ऑल पॉसिबल सबसेट फ्रॉम योर फीचर वेक्टर, सभी तरीके के पॉसिबल सबसेट आपके फीचर वेक्टर से निकल सकते हैं। Then it will use a classification algorithm to induce classifiers from the feature in each subset. It will consider the subset of feature with which the classification algorithm performs the best, है ना। सारे के सारे सबसेट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम का यूज़ करना पड़ता है इसके लिए, ठीक है, ताकि आपका जो फीचर है वो क्लासीफाई हो जाए, ठीक है। अब हमें सबसेट को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एक सर्च टेक्निक यूज़ करना पड़ता है। सर्च टेक्निक आपकी रैंडम हो सकती है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च हो सकती है, डीएफएस हो सकती है या कोई हाइब्रिड सर्च भी हो सकती है। तो इसको करने के लिए हम आइरिस डेटा लेते हैं, उस पर हम ये एट्रीब्यूट सिलेक्ट हम अप्लाई करते हैं और इसके लिए हम क्लासीफायर सबसेट एवेल्यूएटर यूज़ करेंगे और एट्रीब्यूट एवेल्यूएटर में हम नेम बेस यूज़ करेंगे और वहाँ पर हमें बेस्ट फर्स्ट सर्च यूज़ करना पड़ सकता है, फिर हम रिमूव करेंगे। तो देखिए, जैसे ही हम एट्रीब्यूट सिलेक्टर में आते हैं तो हमारा एट्रीब्यूट एवेल्यूएटर और दूसरा हमारा सर्च मेथड दो चीज़ें मांगता है। तो एट्रीब्यूट एवेल्यूएटर में हम चूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने बोला था कि एट्रीब्यूट एवेल्यूएटर विथ नेम बेस हम यूज़ करते हैं।
क्लासीफायर एट्रीब्यूट इवेल्यूटर यूज़ करा, और इसको जब मैं डबल क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर क्लासीफायर में हमें नेम बेस यूज़ करना है। तो बेस में गए और नेम बेस में यूज़ गए और ओके कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर ऑटोमेटिक उसने रैंकर ले लिया। हम बेस्ट फिट भी ले सकते हैं, लेकिन ये बोलता है कि अगर आप क्लासीफायर एवेल्यूटर लेते हो तो आपको रैंकर मेथड यूज़ करना होगा। तो हम वही रहने देते हैं और फिर से इस डिफ़ॉल्ट को चेंज करके नेम बेस कर देते हैं। तो बेस पे जाइए और नेम बेस यूज़ कीजिए, ठीक है। ओके किया इसको, देन हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये रैंकिंग आ जाती है। जितने भी क्लास को छोड़ के, क्लास एट्रीब्यूट हमारा एक है, उसको छोड़ के जितने भी एट्रीब्यूट है उनकी रैंकिंग यहाँ पर आ जाती है लास्ट में। अब इस हिसाब से आप देख सकते हो कि कौन सा एट्रीब्यूट आपका ज़्यादा अच्छा आपको वो है और कौन सा नहीं। तो इसमें से हम कोई भी एक एट्रीब्यूट रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। जिसकी भी रैंक आपको कम लग रही है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने का तरीका वही है, आप प्री प्रोसेस पे जाइए। यहाँ पर आपको जो भी मिला है आपका डेटा, उसके हिसाब से, जैसे कि आपने एट्रीब्यूट को लिखा 3412, तो अगर आपको लग रहा है कि 2 नंबर का एट्रीब्यूट जो है जिसको रिमूव किया जा सकता है, तो आप उसको रिमूव कर लीजिए और फिर आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ़िल्टर मेथड। फ़िल्टर मेथड में क्या होता है? फ़िल्टर मेथड में यूज़ एन एट्रीब्यूट इवैल्यूएटर एंड अ रैंकर टू रैंक ऑल द फीचर इन योर डेटा सेट। सारे डेटा जितना भी फीचर्स हैं, मतलब कि आपके कॉलम्स हैं, उनकी रैंक इसमें भी आएगी। द नंबर ऑफ फीचर्स यू वांट टू सिलेक्ट फ्रॉम योर फीचर वेक्टर कैन ऑलवेज बी डिफाइंड, ठीक है। आपको जितने भी फीचर दिए गए हैं, जितने भी एट्रीब्यूट दिए गए हैं, वो आपको पता है। Omit the feature one at a time that have lower rank and see the predictive accuracy of your classification algorithm. जो आप रिमूव करना चाहते हैं वो आप रिमूव कर सकते हैं और फिर आप अपने मेथड की क्लासिफिकेशन को फिर से आप देख सकते हैं कि अब वो कैसा क्लासिफाई हो रहा है। तो आप यहाँ पर इन्फोगेन एट्रीब्यूट ले सकते हैं, ये भी एक रैंकर है। तो यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर एक रैंक आ गई है। अब यहाँ पर जो रैंक आई है उसके हिसाब से भी आपको लग रहा है कि जो रैंक है वो टेम्परेचर की सबसे नीचे रैंक आ रही है। तो मतलब इन्फॉर्मेशन गेन है, आपका इन्फॉर्मेशन गेन जो आ रही है वो इस हिसाब से आ रही है। तो यहाँ से आप कोई भी एट्रीब्यूट जो आपको लग रहा है रैंक के हिसाब से हम हटा सकते हैं और फिर हमारे एल्गोरिथम का हम उसको क्लासीफाई करके या क्लस्टर करके देख सकते हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर यहाँ पर बोल रहा है कि उसकी रैंक सबसे कम है ना। तो अगर हम टेम्परेचर को हटा दें और फिर क्लासीफाई करें, तो हम पहले तो प्री प्रोसेस में जाते हैं और डेटा ओपन कर लेते हैं, यही न्यूमेरिक हमारा। उसके बाद हम एक क्लासीफाई करके देखते हैं इसको। मान लीजिए हम इसको ट्री से क्लासीफाई कर रहे हैं और J48 यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये आया कि 64% डेटा आ रहा है। अब हम जाते हैं कि टेम्परेचर बोल रहा था कि इसको आप रिमूव कर सकते हैं, तो रिमूव कर दिया हमने और फिर क्लासीफाई करा कि अब क्लासीफाई करके देखते हैं, तो अब 71% इसकी आपकी एफिशिएंसी हो गई है। तो इस तरीके से हम एट्रीब्यूट को चेंज कर सकते हैं। फिर आता है विजुलाइजेशन। तो विजुलाइजेशन को मैंने ब्लैंक इसलिए रखा है क्योंकि हमको इसको यहाँ विजुलाइज करना है। तो विजुलाइजेशन में जैसे ही हम जाते हैं, तो अभी आपने जो काम किया है वो विजुलाइज होगा यहाँ पे। जैसे ही मैंने इसको ब्रॉड किया, एक्चुअली ये इस पे नहीं दिखेगा, कोई बड़ा डेटा सेट में लेती हूँ, ये छोटा सा डेटा सेट है। प्री प्रोसेस किया, ओपन फाइल एंड मैं लेती हूँ आइरिस डेटा यहाँ पे, क्योंकि उसको विजुलाइज करने में हमें दिखेगा क्या है। देन इसमें मैं क्लासीफाई कर देती हूँ, अभी जो भी है उसी से क्लासीफाई कर दिया मैंने और विजुलाइज पे गए। तो अब यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है ना। तो यहाँ पर क्लास कलर्स दिख रहे हैं, 3 क्लासेस, 3 क्लासेस आर देयर, आइरिस सिटोसा, आइरिस वेसिकलर, आइरिस वर्जिनिका, ठीक है। तो ये आपको 3 आपके डिफरेंट क्लासेस हैं। तो ये क्लासेस आपकी एक्स एक्सिस पे हैं और ब्लू कलर से आपका एक क्लास, रेड कलर से दूसरा क्लास, ग्रीन कलर से तीसरा क्लास यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। एक्स एक्सिस में आपकी सेपल लेंथ है, वाई एक्सिस में आपकी क्लासेस हैं। हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, एक्स चेंज हो गया, या फिर यहाँ पर भी हम अप एंड डाउन करके इसको चेंज कर सकते हैं।
ठीक है। तो एक्स में आपका क्या है, आप चेंज कर सकते हैं, कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कलर चेंज करना है आप इस पे डबल क्लिक कीजिए किसी भी क्लास पे, और उसका आपको जो भी कलर करना है वो कलर दे सकते हैं। हम अभी डिफ़ॉल्ट ही छोड़ देते हैं। तो विजुअलाइजेशन टैब ये करता है। विजुअलाइजेशन को हम बंद कर देते हैं। ये था एक्सप्लोरर के बारे में, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंटर पे आते हैं, क्योंकि बाकी के टैब एप्लीकेशंस भी हैं। तो एक्सपेरिमेंटर पे आते हैं। अब ये मैंने एक्सप्लोरर को बंद कर दिया। एक्सप्लोरर में इतना ही था, इसको और एक्सप्लोर किया जा सकता है। ठीक है। अब हम आते हैं एक्सपेरिमेंटर पे। एक्सपेरिमेंटर पे हम डिफरेंट मॉडल्स को एक साथ इवेल्युएट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटर का काम होता है क्रॉस वैलिडेशन एरर रेट निकाल सकते हैं। ओपन आप एक्सपेरिमेंटर एप्लीकेशन को ओपन करो, फिर उस पर जो काम होगा, ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं वो मैं करके दिखाऊंगी। हमें न्यू टैब पे जाना पड़ेगा, डेटा को इंपोर्ट करना पड़ेगा, एल्गोरिथम सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और ये सेटअप हमारा करना पड़ेगा। फिर स्टार्ट करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट को, फिर एनालिसिस करना पड़ेगा, और हम उसको एनालिसिस आपको रो एंड कॉलम में करके दिखाएंगे। डिफरेंट एल्गोरिथम को कंपेयर करने के काम में हम एक्सपेरिमेंट को यूज़ करते हैं, और रिजल्ट को हम ARFF फाइल में या CSV फाइल में भी सेव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करके देखते हैं। यहाँ पे दो तरीके के वर्जन आप कॉन्फ़िगरेशन मोड देख सकते हैं, सिंपल एंड एडवांस, है ना। तो अभी मुझे सिंपल की ज़रूरत है तो मैंने सिंपल लिया। यहाँ पे मुझे न्यू में जाना होगा। न्यू में जाने के बाद ARFF फाइल है, यहाँ पे ब्राउज़ कीजिए कोई सी फाइल। तो डेटा से मैंने आइरिस मान लीजिए ओपन कर लिया है, ओपन किया इसको। ठीक है। यहाँ पे डेटा सेट सॉरी एक्चुअली ये रिजल्ट सेट पे मैंने कर दिया है, तो रिजल्ट सेट पे मुझे ये नहीं चाहिए, रिजल्ट सेट में दूसरा नाम दे दूंगी। यहाँ पे मुझे डेटा सेट ओपन करना है, तो डेटा, और मैंने आइरिस डेटा को यहाँ पे ले लिया ओपन। यहाँ पे एल्गोरिथम है, नंबर ऑफ रिपीटेशन आपके 1 है, क्रॉस वैलिडेशन का यूज़ किया है। इसके अलावा भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस वैलिडेशन ही ले सकते हैं, क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। डेटा सेट फर्स्ट का मतलब है कि आप पहले डेटा सेट लेंगे और फिर उसके पार्टीशंस आप देखेंगे। एल्गोरिथम फर्स्ट है तो आप पहले एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, फिर डेटा सेट डिफरेंट लेंगे। तो यहाँ पर अभी डेटा सेट फर्स्ट ही लेने देते हैं और एल्गोरिथम लेते हैं। तो एल्गोरिथम में यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं नेविस, ओके। ठीक है। एक और एल्गोरिथम ले लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कई सारी ले लेते हैं, तो हम J48 ले लेते हैं ट्रीज में जाके, ओके। ठीक है, 2 एल्गोरिथम ले लिया, ये हमारा सेटअप हो गया। रन पे जाएंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्टेड फिनिश देयर वाज नो एरर। अगर एरर आती तो यहाँ पे हमें वो एरर वाला कंसेप्ट मिल जाता कि हम एरर निकाल सकते थे। टेस्ट आउटपुट में अभी कुछ नहीं है, तो एक्सपेरिमेंट पे जाएंगे, है ना। एक्सपेरिमेंट पे गए तो ये आपने जो एल्गोरिथम ली थी वो यहाँ पर आ गई है। अभी ये जो है आपको परफॉर्म टेस्ट करना होगा। टेस्ट जैसे ही हम परफॉर्म करेंगे तो ये हमारा टेस्ट परफॉर्म हुआ है। ठीक है। ऊपर से ये फिर ये कुछ दे रहा है कि आइरिस डेटा सेट पे है, और बेस नेट पहला दे रहा है, दूसरा ट्रीज दे रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों का कंपैरिजन दे रहा है कि कितना परसेंटेज आपका एक्यूरेसी यहाँ पर निकल के आ रहा है। दूसरा यहाँ पर रोज एंड कॉलम में जब ये की दे रहा है तो रोज में देखिए डेटा सेट आ रहा है। ठीक है। और क्या आ रहा है, रोज में आपका सिंपली डेटा सेट है ना। रो में जो दे रहा है, आपने इसको अगर आपको चेंज करना तो हम यहाँ फोल्ड भी कर सकते हैं, और सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। और कॉलम में क्या दे रहा है, कॉलम में 3 चीज़ें दे रहा है। स्कीम, पहला कॉलम है स्कीम, दूसरा कॉलम है स्कीम ऑप्शन, तीसरा कॉलम है स्कीम वर्जन आईडी। ये तीनों चीज़ें दे रहा है। अगर हमें यहाँ पे ये नहीं देना है, हम यहाँ पे परसेंटेज इनकरेक्ट दे देते हैं या परसेंटेज करेक्ट दे देते हैं। सिलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पे ये आपकी जो भी फोल्ड है और उनका क्या परसेंटेज आ रहा है वो आपको दे रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को अपने हिसाब से रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटर टैब हो गया था। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं अब आपका नॉलेज फ्लो। तो नॉलेज फ्लो में जैसा काम हम डेटा उसमें करते आए हैं एक्सप्लोरर में, वही काम हम नॉलेज फ्लो के थ्रू हम उसमें करेंगे। अपने किस में करेंगे, एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू करेंगे। तो नॉलेज फ्लो में आपको करना क्या है, ये मैंने स्टेप्स लिख के रखी हैं। आपको डेटा सोर्स पे जाना है, ARFF लोडर, तो ये करके देखना होगा एक एक काम को। तो सबसे पहले हमने आपको
सॉरी एक्सप्लोरर पे नहीं जाना है, नॉलेज फ्लो पे जाना है। तो नॉलेज फ्लो पर जब जाएंगे तो ये नॉलेज फ्लो जैसे ही ओपन होगा तो हर एक चीज़ अब ग्राफिकल उस वे में यूज़ होगी। जैसे आपको ARFF फाइल लेना है तो आप ARFF फाइल को, अभी हम ब्राउज करते थे, अब हम यहाँ पे डेटा सेट बनाओ सोर्स, तो ARFF पे आपने डबल क्लिक किया और यहाँ पर इसको छोड़ दिया तो आपका ARFF आ गया। आपको क्लासीफायर कोई सा लेना है तो आपने बेस क्लासीफायर लिया, मान लीजिए नेप बेस लिया, आपने इसको यहाँ लिया है। तो इस तरीके से आपका ये सारा चीज़ें आप अब ग्राफिकल फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप्स मैंने लिख के रखी हैं, तो आप इस तरीके से ग्राफ नॉलेज फ्लो को यूज़ कर सकते हैं। देन वर्क बेंच क्या होता है, जैसे ही हम वर्क बेंच पे क्लिक करेंगे तो जितना काम अभी हम करते आए हैं ये सारी एप्लीकेशन एक जगह पर हमको दिखाई देगी। जैसे कि ये देखिए वर्क फ्लो हमने क्लिक करा, वर्क फ्लो क्लिक करेंगे तो आपके एक्सप्लोरर, एक्सपेरिमेंटर, नॉलेज फ्लो, प्री प्रोसेसर, क्लासीफाई, ये सारी की सारी एक ही जगह यूनिफाइड वे में आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, ठीक है। तो वर्क फ्लो का काम ये है। लास्ट आता है हमारा सिंपल CLI। तो सिंपल CLI में हम जो काम ऐसे करते आ रहे थे, कैसे, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू, वो काम हम अब सिंपल CLI मतलब कमांड लाइन पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कमांड हम देख सकते हैं जो कि है ये वाला कमांड, इसको मैं जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये क्या करेगा, ये क्लासीफायर खोल के देगा, उसके बारे में जानकारी देगा। तो जावा हमने यूज़ किया है, आपको मालूम है ये प्रोग्राम जावा में बना हुआ है वेका। तो जावा यूज़ करते हैं रन करने के लिए, है ना, ये मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। तो जावा का यूज़ होता है रन करने के लिए, जावा का जे स्मॉल होना चाहिए क्योंकि जावा जो होती है वो केस सेंसिटिव होती है। तो रन करने के लिए मतलब ये रन कर रहा है किसको, वेका एक क्लास है, उसके क्लासीफायर के अंदर, ट्री के अंदर J48 को रन कर रहा है और उसके बारे में जितनी जानकारी हो सकती है वो हमें दे रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ के समझ में आ जाएगा। तो कोई भी काम जो हम GUI से कर रहे हैं वो काम हम कमांड लाइन से भी कर सकते हैं। इसके अलावा वेका अपने, जब आप इंस्टॉल करते हैं वेका को, तो वेका अपना मैनुअल देता है, आप उस मैनुअल को पढ़ के वेका को अच्छे से आप उस पर अपना कमांड कर सकते हैं। तो मैं वो आपको दिखा रही हूँ कि कहाँ पर वो वेका मैनुअल है। तो ये मेरा C ड्राइव है, इसमें प्रोग्राम फाइल्स में गए, प्रोग्राम फाइल्स में मेरा वेका फोल्डर है, वेका फोल्डर के अंदर ही एक PDF फाइल है वेका मैनुअल। वेका मैनुअल जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं तो वेका मैनुअल आपको एक PDF फाइल मिल जाती है जिसको हम पढ़ के वेका में अपना एक्सपर्टाइज ले सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी हैं वो यहाँ पर भी मिल सकती है। तो ये था पूरा क्रैश कोर्स वेका के बारे में, इसको और एक्सप्लोर करके आप देख सकते हैं, और जो भी अगर आपको कोई पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।